नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि देश में लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है। 18वीं लोकसभा का चुनाव आयोग ने कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देश में 7 चरणों में 19 अप्रैल से लेकर और 4 जून तक यह चुनावी महाघमासान, यह चुनावी पर्व चलता रहेगा और देश के सारे मीडिया, सारे मंच, सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे सुधी वर्ग, सारे मतदाता वर्ग, सारे सिटीजन ग्रुप, सारी सिविल सोसाइटी एक तरह से पूरी चाक चौकस हो गई है और देश में हर जगह राजनीतिक विमर्श के साथ साथ अब चुनावी विमर्श, दलीय विमर्श और हर तरीके के मुद्दे, हर तरीके के इशू, हर तरीके के घोषणा पत्र, हर तरीके की सार्वजनिक समस्याएं और देश की समकालीन परिस्थिति में चल रहे वो तमाम इशूज फिर से एक तरह से लोगों के मुखार बिंद पर आ गए हैं। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम यह बात करेंगे कि देश में ये जो चुनावी एक तरह से पर्व की जो शुरुआत कल से हुई है और इस चुनावी पर्व के बहाने देश की 99 करोड़ मतदाता अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। देश के 28 राज्यों में से करीब 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हो रहा है और देश के हर एक हिस्से में लोकसभा चुनाव तो आयोजित हो ही रहा है। आगामी 4 जून को देश में 18वीं लोकसभा का एक तरह से विधिवत रूप से शुरुआत होगी और दोस्तों क्यों ना हम यह बात करें कि क्या इस बार के भी लोकसभा चुनाव में केवल राजनीतिक दल प्रिवेल करेंगे या चुनाव के उम्मीदवार प्रिवेल करेंगे। दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे कि देश में 542 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर एक दल अपना उम्मीदवार, चाहे वो निर्दलीय हो या दलीय हो, खड़ा करेंगे और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाता अपने उम्मीदवारों का चयन करेंगे। पहले उम्मीदवारों का चयन करेंगे और वह उम्मीदवार जिस पॉलिटिकल पार्टी का है वह उसका एक तरह से सदस्य बनेगा। लेकिन दोस्तों हमारे देश में क्या जनता और क्या सरकार और क्या हमारा इंटेलिजेंसिया क्लास या क्या हमारा मीडिया क्लास सब हमारे राजनीतिक दलों को ही केंद्र में रखा करते हैं। दोस्तों हमारी डेमोक्रेसी में लोकतंत्र है, चुनाव है, हमारे संविधान में सारे पदाधिकारियों के पद अधिकारों का जिक्र है, लेकिन राजनीतिक दल का जिक्र नहीं है। लेकिन जिस राजनीतिक दल का देश के संविधान में जिक्र नहीं हुआ उस देश के लोकतंत्र में आज सबसे बड़े प्लेयर, सबसे बड़े स्टेक होल्डर और लोकतंत्र की सत्ता की सारी जिसके इर्द गिर्द जो सारी बड़ी घटनाएं घटती हैं वह हमारा राजनीतिक दल बनकर के रह गया है। उस राजनीतिक दल के अंदर में क्या कानून, क्या नियम, क्या नीति निर्देश, क्या गाइडलाइन, क्या उसके एथिक्स, क्या उसके सूत्र वाक्य, क्या उसके नीति वाक्य क्या होने चाहिए, इसकी हम कभी मीमांसा नहीं करते। हम कुल मिलाकर के सीधे दलों को यह अधिकार दे देते हैं कि वो किस तरीके का उम्मीदवार का चयन करें, किस तरीके के मुद्दे रखें, किस तरीके से देश को बढ़ाने वाले वो तमाम इशूज की बात करें, किस तरीके के नियम, कानून, नीति, विधान की किस तरीके का वो एजेंडा बनाते हैं वो तय करें। लेकिन दोस्तों हम इस संसदीय लोकतंत्र में हम जो है एक उम्मीदवार का चयन नहीं करते। जो देश का प्रधानमंत्री बाद में बनता है वह भी किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सदस्य के रूप में अपने चुनावी क्षेत्र के लोगों का विश्वास जीतता है और इसी तरीके से 542 लोग अपना विश्वास जीतते हैं और 542 लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, न कि कोई एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी या फिर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या तमाम देश के दर्जनों क्षेत्रीय दल वो महत्वपूर्ण है। लेकिन वास्तविकता में क्या है कि हम किसी एक इस डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी कहना हमें ठीक नहीं लगता, बल्कि पार्टीजन डेमोक्रेसी कहें तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यह लोकतंत्र किसी उम्मीदवारों का नहीं, किसी जनता का नहीं, ये राजनीतिक दलों का लोकतंत्र बनकर के रह गया है। राजनीतिक दल ही सारे एजेंडे, सारे तय कार्यक्रम, सारे उम्मीदवार, सारी चीजें तय करते हैं। किस बात का ये जनतंत्र है
जिसमें जनता से यह नहीं पूछा जाता कि आपका उम्मीदवार कौन होगा, आपकी पार्टी में आपके उम्मीदवारों की प्राथमिकता क्या होगी, आपके मुद्दे क्या होंगे, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी। तो कुल मिलाकर के अगर संविधान के लिए हम ये चीजें छोड़ते हैं, देश के इंटेलिजेंसिया के लिए छोड़ते हैं, देश की मीडिया के लिए जो पब्लिक ओपिनियन बनाती है उसके लिए छोड़ते हैं, तो ये बातें लाइमलाइट में आनी चाहिए कि हम डेमोक्रेसी में क्यों नहीं अपने अपने क्षेत्रों के सबसे अच्छे व्यक्तियों का निर्वाचन करें, चयन करें और उसका आरोहण करें। संसद के उन गलियारे में जहां पर कि पद पद के सारे सोपान बनाए हुए हैं, उन सोपानों पर हम किन्हें पर आरूढ़ करें जो हमारे समाज, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी और हमारे देश का बेस्ट ब्रेन है। एक ऐसा ब्रेन जो पब्लिक लीडरशिप की सारी क्वालिटी रखता है, एक ऐसा मस्तिष्क जो पब्लिक लीडरशिप की सारी अर्हताएं रखता है। हम इस पर क्यों नहीं ध्यान देते? क्यों नहीं जनता यह तय करती कि भारतीय जनता पार्टी तो हमारी पसंदीदा पार्टी है, लेकिन आपका उम्मीदवार अच्छा नहीं है तो हम आपका चयन नहीं करेंगे। कांग्रेस हमारी एक तरह से अच्छी पार्टी नहीं है, हमारे मन लायक और आइडियोलॉजी लायक पार्टी नहीं है, लेकिन उनका उम्मीदवार यदि सच्चा है तो हम उनका चयन करेंगे। दोस्तों, दुर्भाग्य से जनता में यह नैरेटिव ज्यादा परवान नहीं चढ़ी है। जनता इस बात को भली भांति कहती है कि पार्टी अच्छा होना चाहिए, हम पार्टी का चयन करेंगे, पार्टी चाहे गधे, घोड़े या किसी को भी खड़ा कर दे, पार्टी के नाम पर उसकी जीत हो जाती है। तो यही वजह है कि हमारे देश में व्यक्ति आधारित लोकतंत्र, हीरो वर्शिप और एक फैन कल्चर का आगमन हुआ है, और सोशल मीडिया के जरिए इस देश में एक व्यक्ति पूजा का जो है जोर बढ़ा है। तो फिर उस मोनार्की में और इस डेमोक्रेसी में क्या अंतर रह गया? पहले एक मोनार्क होता था तो उसके बारे में सारी जनता हृदय में केवल प्रबल भावनाओं को रखती थी, उनके बारे में केवल गुड़ी गुड़ी सोचती थी, उनके बारे में काफी हाई ओपिनियन बना करके रखती थी। वह स्वतः स्फूर्त नहीं होता था, कहीं ना कहीं उन पर आरोपित होता था कि राजा ईश्वर के बाद दूसरा सबसे बड़ा जीव है, वह ईश्वर का ही दूत है, और इस तरीके से राजा के प्रति उनका सम्मान ठीक वैसे ही होता था जैसे ईश्वर के प्रति होता था। तो दोस्तों, आज हम इस लोकतंत्र के युग में जी रहे हैं। लोकतंत्र भी सनही सनही एक तरह से अपने आप में एक तरह से मार्वेल कर रहा है, एक्सेल कर रहा है, और कहीं ना कहीं एक तरह से इवॉल्व हो रहा है। दिनों दिन उसमें कई तरीके के सुधार आ रहे हैं, चाहे वो 4 खंबे का हो या 3 टायर का हो, या रूल ऑफ लॉ हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर हो, जनता का ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होना हो, चुनाव के बाद भी जनता किसी न किसी तरीके से अपने प्रतिनिधियों का नियंत्रण करे और उसे कंट्रोल करे, क्या बोलते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों को बुलाने का अधिकार हो। ऐसे कई सारे एक तरह से प्रोविजन लोकतंत्र में लाए जा रहे हैं, जिससे वह लोकतंत्र जो कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वह ज्यादा से ज्यादा पीपुल ओरिएंटेड हो, ज्यादा से ज्यादा पीपुल सर्विएंट हो। लेकिन कुल मिलाकर के पीपुल खुद रूलर नहीं है, पीपुल जो है वह रूल्ड क्लास है, और रूलर क्लास जो है उसका कार्य यह भी है कि जनता से तो वो आदेश ले, लेकिन पहले जनता के सामने अपने एजेंडों को, मुद्दों को, अपने उम्मीदवारों को, अपने सारे मैनिफेस्टो को इस तरीके से सेट करे जो देश के सर्वोत्तम विकास के लिए हो, जो देश के अधिकतम जनता के अधिकतम कल्याण के लिए हो, जो देश में एक आदर्शवादी, कल्याणकारी एक तरह से शासन व्यवस्था की हिमायती हो। तो ऐसे में ये 18वीं लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, अलग अलग पार्टियां मैदान पर उतरेंगी, हर पार्टी का अपना अपना नैरेटिव है, हर पार्टी के अपने प्रचार तंत्र हैं, हर पार्टी का अपना धन तंत्र है। कहा जा रहा है कि जिस पार्टी के पास ज्यादा धन है वह ज्यादा चुनावों में विजय पाती है, ज्यादा शक्ति पाती है, प्रचार के तमाम हथकंडों का इस्तेमाल करती है। हमने देखा कि नोटबंदी के बाद और इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद किस तरीके से पार्टियों के धन सत्ता को एक तरह से डीचैनलाइज कर दिया जाता है, उन्हें इलीगल बता करके उन्हें उनके खजाने को खाली किया जाता है। और कहीं ना कहीं ये प्रतियोगी राजनीति, ये प्रतियोगी लोकतंत्र, ये बहुदलीय लोकतंत्र किस तरीके से दलों को एक तरह से नेमिंग, शेमिंग, ब्लेमिंग करता है, एक दल दूसरे दल पर स्कोर बनाते हैं, नैरेटिव किस तरीके से खोखली गढ़ी जाती है और असलियत के मुद्दे
कि आपके उम्मीदवार बेहतरीन हों, आपके मुद्दे बेहतरीन हों, आपके मुद्दों में भ्रष्टाचार को लेकर के पूरी ईमानदार कवायद हो, देश में तमाम समस्याओं को लेकर के बेस्ट पॉलिसी बनाई जाती हो, जिसमें रेवड़ी कल्चर नहीं हो, जिसमें पॉपुलिज्म का कल्चर नहीं हो, जिसमें लोकप्रियतावाद नहीं हो, जिसमें के पॉलिटिकल डोमेन में वन मैन शो नहीं हो, जिसमें कि डेमोक्रेसी को लेकर के जितने स्पेस संविधान के द्वारा दिए गए हैं उस स्पेस पर किसी का अतिक्रमण नहीं हो, किसी का कब्जा नहीं हो, तो उन सारे बेस्ट इवॉल्विंग सिस्टम के साथ हमारा चुनाव अगर उसको अवसर प्रदान करे, उस पर इस चुनाव में पूरा एक तरह से विमर्श हो कि देश में पॉलिटिकल रिफॉर्म भी लाया जाए, देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया जाए, देश में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाया जाए, देश में अलग अलग तरीके के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म लाए जाएं, तो अगर इस चुनाव में इन सारे मुद्दों पर विमर्श होता है, और ये एक मुद्दे नहीं है, कम से कम 2 से 3 दर्जन बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो न्यायपालिका का सुधार हो, चाहे वो पुलिस का सुधार हो, चाहे मीडिया को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, चाहे 3 टायर को वास्तव में सशक्त बनाने की बात हो, चाहे वो नौकरशाही और लोकशाही के बीच का एक संतुलन लाने की बात हो, चाहे वो नौकरशाही और तकनीकी शाही के बीच का आपस में शक्ति संतुलन और सत्ता संतुलन हो, चाहे वो लोकतंत्र में जनता के मौलिक अधिकारों की पूरी व्याख्या हो, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का पूरा अवलोकन हो, देश में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का सवाल हो, देश के जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उन्हें लेकर के एक नया नैरेटिव हो, देश में राष्ट्रवाद, देश में सामाजिक न्यायवाद, देश में धर्मनिरपेक्षतावाद को लेकर के पूरी ईमानदारी बरती जाए, देश में आर्थिक विकास को लेकर के पूरा क्या हमारा मोडस ऑपरेंडी हो, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देश में ह्यूमन डेवलपमेंट, देश में कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, इन सब को लेकर के जो है एक सटीक नैरेटिव हो, देश का बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, संतुलित क्षेत्रीय विकास, देश में चाहे जनसंख्या के सवाल हो, देश में करारोपण के सवाल हो, देश में गैर बराबरी का सवाल हो, देश में एक समान शिक्षा नीति का सवाल हो, देश में एक समान स्वास्थ्य नीति का सवाल हो, देश में एक समान रोजगार नीति का सवाल हो, देश में एक समान श्रम नीति का सवाल हो, देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा और पेंशन नीति का सवाल हो, ऐसे अनेकानेक सवाल, देश के कृषि, देश के उद्योग, देश की वानिकी, देश का पर्यावरण, देश की ऊर्जा सुरक्षा, देश के अनेकानेक ऐसे सवालात हैं, देश में खेलों का विकास, देश में युवा और महिलाओं का विकास, देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के सशक्तिकरण के व्यापक एजेंडे का विकास, देश में किस तरीके के लोगों को क्या क्रेडिट मिले, देश के सारे लोगों को इस राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में पूरा समाहित किया जाए और सबके साथ एक न्यायोचित माहौल हो, और सबसे ऊपर देश में अवसर की समानता, जो हमारा देश रसूखवाद का, जुगाड़वाद का, पैरवीवाद का, जो कहीं ना कहीं एक सोशल एक तरह से मतलब एक इडियम बन चुका है कि अगर आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास जैक है, तभी आप कोई काम करा सकते हैं, तो अवसर की समानता और पूरा एक न्यायपूर्वक समाज बनाने की जो लड़ाई है, जो एक अपने साइंटिफिक प्रोसेस से एक बड़े ही बेस्ट पॉलिसी ड्रिवन सिस्टम से काम करे, कहीं ना कहीं दोस्तों इस लोकसभा चुनाव के प्लेटफॉर्म पे इन सब चीजों को लेकर के खुली बहस हो, पूरा विचार मंथन हो, उसका पूरा दिग्दर्शन हो, और देश में एक ऐसा कंसेंसस बने कि हम एक गुड पॉलिटिक्स, गुड इकोनॉमिक्स, गुड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की पूरी तैयारी करें। हमें ये लगता है कि देश में वही सवाल इन चुनावों के बहाने उठाए जाएंगे जिसकी नैरेटिव सरकारें तय करती हैं। कुल मिलाकर के वही संप्रदायवाद, वही राष्ट्रवाद, वही विकासवाद, और कुल मिलाकर के चाहे वो निर्धनता निवारण की बात हो, भ्रष्टाचार निवारण की बात हो, बेरोजगारी दूर करने की बात हो, उन बने बनाए सेट लिस्ट पर जो हमारी परंपरा से चली आ रही है, उसी परंपरा में हम एक कदम केवल आगे बढ़ने का काम करते हैं, और देश के चुनाव को हम कहीं न कहीं एक व्यक्ति के शो का, एक व्यक्ति के विजन का और एक व्यक्ति के लार्जर देन द लाइफ का एक मसाला बना करके छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र को अंदर से कमजोर कर रहे होते हैं। दोस्तों, हम अंत में यह कहना चाहेंगे कि भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश, जिसमें करीब 40 करोड़ मध्य वर्ग के लोग हैं, ये 40 करोड़ से करीब 50-55 करोड़ लोग अब शहरों में वासी हैं, करीब 90 से 100 करोड़ लोग गांवों के वासी हैं। गांव का भी विकास हो रहा है, कई सारी गेम चेंजर योजनाएं आई,
प्रधानमंत्री मोदी और मौजूदा सरकार की बात करें तो उन्हें यह भी देखना चाहिए कि जिन मास्टर गेम चेंजर योजनाओं की वो बखान करते नहीं थकते, उज्ज्वला योजना, क्या उज्ज्वला योजना के अधिकतर ग्राहकों ने एलपीजी का प्रयोग करना बंद नहीं कर दिया है? क्या वो राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान फिर से अस्वच्छता अभियान में तब्दील नहीं हो गया है? क्या गांवों में शाम में महिलाओं की कतार नहीं दिखाई दे रही है? क्या वो मुद्रा लोन के जरिए जो स्वरोजगार योजनाओं का जो एक तरह से वो किया जा रहा था, क्या उसमें अधिकतर लोन वो 50,000 की रिश्वत लेकर के नहीं दिए जा रहे हैं? तो ऐसे अनेकानेक सवाल हैं, चाहे वो डिजिटल योजना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की योजना हो, ह्यूमन डेवलपमेंट और स्वास्थ्य की योजना हो, कई सारी विकृतियों, विद्रूपताओं और विरूपताओं का शिकार है, व्यतिक्रम का शिकार है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था परिवर्तन का एक सर्वांग एजेंडा, एक संपूर्ण एजेंडा इस लोकतंत्र में भी पूरा एक तरह से उस पर बहस किया जाए, विमर्श किया जाए और अनेकानेक सवालों को लेकर के खुला विमर्श किया जाए बिना किसी आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह के। तो हमें लगता है कि देश में एक ऐसा सुधी समाज, एक ऐसा सुधी जन और एक ऐसी रोबस्ट थिंकिंग पैदा होगी जो भारत के इस लोकतांत्रिक समाज को और ज्यादा पुख्ता और प्रबल बनाएगी और उस चुनाव के बहाने अनेकानेक जो दरवाजे हैं विमर्श के वो खुलेंगे और अंततः देश को एक नई दिशा, एक नई राह और एक बड़े मार्ग पर ले जाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, हम आपसे यही अपील करेंगे कि जो भी आपका चुनावी उम्मीदवार हो उसमें सबसे बेस्ट उम्मीदवार का चयन करें। राजनीतिक दल को बाद में देखें और उसके सारे कैरेक्टर, उसके सारे एजेंडे, उसके सारे विजन अपने क्षेत्र के विकास के लिए हो, उसे आप देखने का कार्य करें तो हमारे लोकतंत्र का ज्यादा भला होगा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी यह बात खत्म करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बातचीत होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।